बात आज से 12 साल पहले 4 जुलाई 2010 की है। टीजे जोसेफ, जो कि एक मलयालम प्रोफेसर थे, केरला के न्यूमेंस कॉलेज में पढ़ाते थे। जोसेफ अपनी घर की तरफ कार से जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक मारुति ओमनी कार आके रुकती है और उसमें से 8 लोग चाकू और तलवारें लेकर निकलते हैं। टीजे जोसेफ को घसीटकर कार से बाहर निकालते हैं और उनके राइट हैंड की उंगलियों को बेरहमी से काट देते हैं। ये जो 8 लोगों का ग्रुप था वो और कोई नहीं बल्कि एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन PFI विच इज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ही लोग थे, जिन्होंने जोसेफ का हाथ सिर्फ इसलिए काट दिया क्योंकि उनके मुताबिक प्रोफेसर जोसेफ ने बीकॉम सेकेंड ईयर के एक क्वेश्चन पेपर में एलिजिडली एक ऐसा सवाल डाल दिया था जिनकी वजह से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। PFI के साथ काफी मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस ने इस क्वेश्चन पेपर को लेकर आपत्ति जताई थी और ये कहा गया था कि धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए ये क्वेश्चन जानबूझ के डाले गए थे। हालांकि जब बाद में जांच हुई तो जोसेफ एकदम निर्दोष पाए गए और वो जस्ट एक ह्यूमन एरर था। खैर, दोषी है या निर्दोष है इसका फैसला करने वाले सबसे पहले तो आप होते कौन है? आपको किसने हक दिया है कि अगर आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है तो आप किसी को भी पकड़ के उसका हाथ काट देंगे? क्या भारत की कानून व्यवस्था और डेमोक्रेसी को कुछ लोग इतना लीचड़ मानते हैं कि वो तलवारें उठाकर किसी का भी सर कलम करने निकल पड़ते हैं? जैसे ये ISIS का सीरिया हो, जहां पर बीच चौराहे में बैठाकर सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि PFI आखिर है क्या और इसका जन्म कहां से हुआ था। PFI वैसे तो 2006 में बना, लेकिन इसको समझने के लिए वक्त में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। साल 1977 का था जब भारत में पहले से ही तूफान आया हुआ था। 1975 में लगी हुई इमरजेंसी अभी तक चल ही रही थी और भारतीय इतिहास का एक बहुत ही काला दौर चल रहा था। मार्च आते आते इमरजेंसी को खत्म करने का निर्णय लिया गया और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह आदेश दिया कि अगले महीने यानी अप्रैल से फ्रेश इलेक्शंस होंगे नए सिरे से। 1977 का साल कई मायनों में भारत के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि उसी साल पहली बार एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो कि मोरारजी देसाई की बनी थी। खैर, इन्हीं सब उठापटक के बीच में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ जिसका नाम था स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी। सिमी का मेन मोटो या मकसद था भारत को एक इस्लामिक नेशन बनाना। कट्टरपंथियों के इस संगठन का मेन एम था कि भारत में दर उल इस्लाम की स्थापना करता, यानी लैंड ऑफ इस्लाम, या तो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके या फिर हिंसा के जरिए। इस संगठन द्वारा कई घटनाएं हुई भारत में, लेकिन अगर मैं कुछ मेन इंसिडेंट्स की बात करूं तो 93 के समय बाबरी मस्जिद के टाइम एक तो ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव था और दूसरा 2006 के मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में भी इस संगठन की भूमिका सामने आई है। अब साल आता है 2001 जब अमेरिका में 9/11 हमले होते हैं और इन्हीं हमलों के ठीक बाद इंडियन गवर्नमेंट भी सिमी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहकर इस पर प्रतिबंध या बैन लगा देती है। लेकिन बैन लगाना ही काफी नहीं था क्योंकि अब ये संगठन अंडरग्राउंड हो गया और हिंसा और नफरत का काम अंडरग्राउंड तरीके से चलता रहा। यहां तक कि इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप इंडियन मुजाहिदीन के साथ सिमी के कनेक्शंस लगातार दिखाई देते रहे हैं। इंडियन मुजाहिदीन, ये नाम आपने भी कई बार सुना होगा। ये ग्रुप भी सिमी के ही मेंबर्स द्वारा बनाया गया था और इसको एक सिमी की एक ब्रांच के रूप में देखा जाता है। इंडियन मुजाहिदीन 2005 से ही लगातार भारत में सक्रिय रहा, जब इसने 2005 में वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर बम्बार्डमेंट करवाई जिसमें 8 लोग मारे गए थे। इसके बाद इंडियन मुजाहिदीन ने 2007 में यूपी बॉम्ब ब्लास्ट, 2008 में जयपुर, 2008 में अहमदाबाद, दिल्ली, 2010 में पुणे, 2011 में मुंबई, 2011 में दिल्ली, 2013 में पटना, हैदराबाद, बोध गया। ये बॉम्ब ब्लास्ट है उस वक्त जो इंडियन मुजाहिदीन भारत में करवा रहा था। इनकी हिम्मत आप इस चीज़ से आंकिए कि 2008 के जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इंडियन मुजाहिदीन मीडिया को एक ईमेल सेंड करता है और कहता है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट हमने करवाए हैं, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। और ये कहा गया है कि इस्लाम के अलावा सभी धर्मों को भारत से मिटा देंगे। हालांकि 2010 में इंडियन मुजाहिदीन को भी भारतीय गवर्नमेंट द्वारा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताकर बैन कर दिया गया। चलिए, ये तो थी बैक स्टोरी। अब आपके दिमाग में शायद ये डाउट आ सकता है कि यार, बात PFI बैन की चल रही थी और कहाँ ये इंडियन मुजाहिदीन और सिमी। एक्चुअली इंग्लिश में एक कहावत है कि इट इज द सेम ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। जांच एजेंसीज द्वारा यही कहा जा रहा है कि 2006 में बना PFI
और कोई नहीं, उसी बैंड सिमी ऑर्गेनाइजेशन के ही मेंबर्स द्वारा बनाया गया एक ग्रुप है। साल 2004 में साउथ इंडिया काउंसिल का गठन हुआ। इस काउंसिल में केरल के नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, कर्नाटक के फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु के मनित नीति परसाई ने हिस्सा लिया। मकसद मुस्लिम समुदाय के आरक्षण और विकास पर। फिर साल आया 2006 और 17 फरवरी 2006 को इन्हीं 3 फर्म्स के विलय से बना PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और धीरे धीरे PFI में आंध्र प्रदेश, गोवा, राजस्थान, मणिपुर और वेस्ट बंगाल के भी संगठनों का विलय होता गया। और आज के वक्त 23 से भी ज्यादा राज्यों में PFI का अस्तित्व है। PFI पर समय समय पर बहुत ही गंभीर आरोप लगते रहे, जैसे कि हिंसा भड़काना या दंगे करवाना, हथियार रखने, जबरन धर्म परिवर्तन करवाने, हत्या, आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाना, देश विरोधी ताकतों से चंदा लेना वगैरह वगैरह। PFI पर आरोपों की प्लेलिस्ट बहुत ही लंबी है, लेकिन इन सब के बीच PFI का इन सब आरोपों पे क्या टेक है ये भी सुनिए। PFI खुद को एक ऐसा संगठन बताता है जो कि समाज के पिछले वर्गों की हक की लड़ाई के लिए बनाया गया हो, या फिर PFI बाढ़ प्रबंधन जैसी स्थितियों में सभी समुदायों का साथ देने और समाज सेवा के कार्य को करने के लिए बनाया गया है। अब ये समाज सेवा है या नहीं ये तो आपको तय करना है, लेकिन अगर हालिया खबरों को देखें तो पटना के फुलवारी शरीफ में जब आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई तो उसमें PFI के मॉड्यूल्स का खुलासा हुआ है। इसी साल राजस्थान के कोटा में भी कर्नाटक हिजाब मामले को लेकर एक धर्म विशेष के लोगों को भड़काने में भी PFI का नाम सामने आया है। इसके अलावा 2020 की दिल्ली दंगे हो या फिर यूपी का मामला, कहीं ना कहीं हर जगह PFI के लिंक सामने आते रहे हैं। इतने साल अलग अलग मामलों में नाम आने पर अभी 22 सितंबर को पूरे देश भर में PFI के खिलाफ छापेमारी हुई और 109 मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 27 सितंबर को पूरे देश भर में फिर से दूसरी बार रेड्स हुई। इस बार 270 मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया। रेड्स के दौरान जांच एजेंसीज को बॉम्ब बनाने के मैनुअल्स मिले, वेपन्स मिले और GPS एनेबल्ड डिवाइसेस मिले। और फाइनली 28 सितंबर को PFI और 8 फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस को UAPA के तहत 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। देखिए बैन से कितना फर्क पड़ता है। आप सिमी बैन करोगे वो इंडियन मुजाहिदीन बनाएंगे, आप इंडियन मुजाहिदीन और सिमी बैन करोगे वो PFI बनाएंगे, आप PFI बैन करोगे वो XYZ फ्रंट ऑफ इंडिया बनाएंगे। आप प्रॉब्लम्स को ढूंढ रहे हैं और बात सॉल्यूशन पर काम करने की है, और सॉल्यूशन अच्छी शिक्षा, पॉलिटिकल पार्टीज की विचारधारा जिनको लोग फॉलो करते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके लोगों में दरार डालने की बजाय उनको आपसी भाईचारा और प्रेम सिखाने में है। देखिए इन सब के बीच जो PFI का कहना है कि सरकार ने उन पर फेक एलिगेशंस लगाए हैं या फिर अपनी छवि के चलते उन पर बैन लगाया है, तो फिर मैं आपको बता दूं कि PFI पर बैन की मांग किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, बल्कि लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी ने अलग अलग समय पर PFI पर प्रतिबंध के लिए केंद्र सरकार को खत लिखे हैं। फिर चाहे वो 2012 की केरल की कांग्रेस सरकार हो या फिर हाल ही में योगी आदित्यनाथ की यूपी सरकार, PFI को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का खास कोई साथ मिला नहीं है। अब ऐसे में कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाए कि अगर आप कम्युनलिज्म फैलाने को लेकर बैन लगा रहे हो, फिर चाहे वो संगठन मेजोरिटी से हो या माइनॉरिटी से, उस पर बैन लगना चाहिए और ऐसे में RSS को भी बैन करना चाहिए। ये एक कांग्रेस लीडर का बयान है। लालू यादव के भी कुछ ऐसे ही सुर दिखे जहां उन्होंने कहा है कि RSS को पहले भी 2 बार बैन किया जा चुका है। पहली बार तो हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन किया था। साथ ही बजरंग दल को लेकर भी सोशल मीडिया पे खासे सवाल उठे कि कैसे CIA ने 2008 में बजरंग दल को रिलीजियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया था। अब देखिए इन सब कमेंट्स पर राय या प्रतिक्रिया मैं आप पे छोड़ता हूँ, सारे तथ्य मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और दूसरा, इन सब पॉलिटिकल ड्रामास के बीच में अगर कोई सबसे पॉजिटिव न्यूज अगर निकल के सामने आई है तो वो ये कि जब इस बैन के बारे में हमारे मुस्लिम भाइयों से प्रतिक्रिया ली गई तो लगभग सभी ने इस बैन का समर्थन किया। यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी PFI की विचारधारा या वायलेंस को लेकर यही कहा है कि वो इस विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते हैं। हालांकि उन्होंने बैन का भी खुले तौर पर सपोर्ट नहीं किया है। अगर देश के युवा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसी दिशा में अग्रसर रहे, नेताओं के भड़काऊ भाषणों को दरकिनार करते हुए और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें, तो भारत सही दिशा में है। उम्मीद करता हूं वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल नया है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके प्यार की हमें बहुत जरूरत है।